मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में सबसे पहले अपन देखेंगे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था। और अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड ने सबसे पहले ये बताया कि जब कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है तो वो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल कुछ डिफ्लेक्शन शो किया उनको, और डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब उन्होंने इसका डिस्कशन ये इसका निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है तो वो उसके नियर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती है। और जैसे जैसे अपन कह रहे कि मैग्नेटिक नीडल, जैसे पहले मैग्नेटिक नीडल उन्होंने यहाँ पे रखी, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस उसका वेरी किया तो फील्ड इंटेंसिटी या डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल कम होता गया। इसका मतलब उससे रिजल्ट ये निकाला कि जब भी हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके सराउंडिंग अगर हम फील्ड की बात करें तो इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइन से वो बनेगी। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस इसके सराउंडिंग रहती है और करंट बेटा इधर है, तो फील्ड लाइंस की बात करें तो ऐसे अपन कह रहे कि फील्ड लाइंस होगी। अगर जैसे अपन कह रहे कि मैग्नेटिक नीडल और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर अपने को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस टाइप से होल्ड करो कि थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड experiment, the current carrying conductor produced magnetic field surrounding to it। अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग टू इट। अभी अपन कह रहे कि इसका कंक्लूजन अगर देखें अपन, क्या कंक्लूजन था उसके एक्सपेरिमेंट का। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एनी current carrying conductor produce magnetic field intensity surrounding to it। First point. Second point, if the direction of current is reversed, if the direction of current is reversed, then the direction of
direction of magnetic field intensity will also be reversed. field की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. थर्ड पॉइंट, the magnitude of field intensity, the magnitude of magnetic field intensity will be inversely proportional to inversely proportional to the distance. ये कंक्लूजन था. अभी अपन कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ, नोट करके अपन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field intensity is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Direction of magnetic field intensity is given by right hand thumb rule. अभी राइट हैंड थंब रूल होता है क्या, उसको डिफाइन करेंगे. राइट हैंड थंब रूल. और राइट हैंड थंब रूल की अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, according to the right hand thumb rule, according to the right hand thumb rule, hold the current carrying conductor in such a way that the right hand thumb will be in the direction of right hand thumb will be in the direction of the current, then the direction of the curl of the fingers will represent the direction of the magnetic field lines, and the tangent drawn at any point will give the direction of
द डायरेक्शन ऑफ field intensity at that point. तो देखो क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये जैसे अपन कह रहे कि एक राइट हैंड थंब है, ये राइट हैंड अपने राइट हैंड है, करंट है वो अपन कह रहे कि डायरेक्शन ऑफ जो राइट हैंड थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट होना चाहिए। तो जो फील्ड है, जो कर्ल है, वो अपन कह रहे कि फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो जैसे अपन कह रहे कि ये अपने पास एक कंडक्टर है और थंब राइट हैंड इसकी डायरेक्शन में है, तो इस टाइप से अपन कह रहे कि ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अपन कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करें इस रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फिंगर इन अंदर की तरफ है, तो इनवर्ड डायरेक्शन को अपन क्रॉस से शो करेंगे। और इस तरफ अगर अपन फील्ड की बात करें तो फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे फिंगर बाहर निकली, ऐसे हमने रखा है। तो फिंगर एक तरफ फिंगर बाहर आ रही है, जहां से फिंगर बाहर आ रही है उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो फील्ड की डायरेक्शन अपन कह रहे कि उस मोमेंट पर होगा। तो अगर हमें फील्ड की डायरेक्शन को बताना है, हम क्रॉस से अगर शो करते हैं तो वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। क्रॉस अगर दिया हुआ है तो वो फील्ड की इनवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा, अगर डॉट दिया हुआ है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ए पी क्यू के ए कारण पे अपवर्ड और बी पे इनवर्ड। बी पर, ए पर बी कहाँ में इनवर्ड और ए में, या बी में इनवर्ड, मतलब यहाँ पे अपन कह रहे कि क्रॉस होगा और ए पर आउटवर्ड, यहाँ पे डॉट होगा। क्लियर? फील्ड की डायरेक्शन का कैसे फाइंड करते पता चल गया। यस सर। चलो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। बायोट सावर्ट लॉ, ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट जो किया टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द current carrying conductor Biot Savart gave an experimental result which is called Biot Savart law। तो बायोट सावर्ट लॉ है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बायोट सावर्ट ने एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया है, उसी को बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं। अभी लॉ है क्या? तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, the magnetic field intensity, the magnetic field intensity due to a current, due to a current carrying element is the flowing current। हम कह रहे कि इस डीएल एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट होगा। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट, directly proportional to the length element dl, means dbp is proportional to dl होगा। थर्ड, directly proportional to the sin थीटा। r और dl वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको उसके बीच में बनने वाला जो थीटा है उसका साइन थीटा, तो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन थर्ड। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance। सो आपने थर्ड वाला क्या लिखा है? sin डी theta, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, dBp proportional to sin theta। वो सिंबल क्या है? डेल्टा और साइन। sin theta देखो, ओके। dBp is proportional to sin theta, that is equation third। And inversely proportional to the square of the distance, means dBp is inversely proportional to r square, that is equation 4 हो गया। ये सभी रिजल्ट आए कहाँ से? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो इन रिजल्ट को अपन कहाँ से आए वो नहीं देखते, हम केवल रिजल्ट है वो याद रखेंगे, इसलिए इसको अपन लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं। एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट अपन ने लगाया, दैट इज के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और के जो है, वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो अपन कह रहे कि सिस्टम पे डिपेंड करेगी, तो के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, फॉर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के लिए बेटा के की वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, और उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये अपने पास के की वैल्यू है, के इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के इक्वल होगा। और जब अपन ये वैल्यू रखेंगे तो डी बी पी दैट विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है? वेबर, इसको फुल फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये वेबर सिंबल है, वेबर अपॉन देन व्हाट एम्पियर। डज रिप्रेजेंट? हाँ एक मिनट, एम्पियर इंटू मीटर। वेबर जो है वो फ्लक्स की यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, आगे अपन डिफाइन करेंगे, अभी इसकी यूनिट, ये यूनिट है बेसिकली, वेबर और अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। वेबर को हम डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं, एम्पियर का सिंबल ए, और ये मीटर हो गया। ये म्यू नॉट अपॉन और 4, हाँ बोलो। न्यू नोट वाला। हाँ, अभी यहाँ पे जो म्यू नॉट हमने लिखा है वो म्यू नॉट को अपन कहेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम।
वैक्यूम का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और म्यू डॉट को हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के इक्वल होगा। अगर म्यू नॉट अपने को पूछा जाए तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के इक्वल होगा। Biot-Savart law in SI system. dBp equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square के इक्वल है, that is called Biot-Savart. सेकंड तो dBp mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square के इक्वल है। अगर हम CGS सिस्टम की बात करें, फॉर CGS सिस्टम, और इस SI सिस्टम में बेटा इस dB की जो यूनिट है वो होगा टेस्ला। अगर SI यूनिट अगर अपन देखें, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, dBp, वो होगा टेस्ला, और उसका सिंबल कैपिटल T से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट अपन कह रहे कि फॉर CGS सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम, और CGS सिस्टम में तो K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यूनिट होता है, 1 होता है। तो उस केस में बायोट-सावर्ट लॉ हमें मिला IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होगा। dBp की वैल्यू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होगा। आई यहाँ पर करंट है, dl लेंथ एलिमेंट है, साइन थीटा r और dl के बीच में बनने वाले एंगल का साइन वैल्यू है, और r डिस्टेंस है। और उसकी अगर यूनिट देखें बेटा, जब अपन बात करते हैं CGS, तो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट है वो होता गॉस, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो गॉस होता है। और 1 टेस्ला इक्वल्स टू अगर गॉस में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होगा। गॉस मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट है। CGS unit of magnetic field, that is the Gauss, and 1 Tesla equals to 10⁻⁴ Gauss के इक्वल होगा। यस चल, अगर अपन दिस इज द CGS फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, CGS फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। वेक्टर के अंदर इसको किस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं वो अपन देखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, तो जैसे हमने कहा dBp, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो dBp वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये एन कैप के इक्वल हो। और इस एन कैप को रिमूव करके हम उसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, dBp इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब के इक्वल होगा। ये वेक्टर फॉर्म है dl क्रॉस r वेक्टर, और dl क्रॉस r वेक्टर, इसको r कैप ले लो, r कैप, तो I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, और dl क्रॉस r को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये सेम फॉर्मेट कैसे होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I सेम एज इट इज, dl क्रॉस r उसको हम लिख सकते हैं dl r साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर हो गया, अपॉन r क्यूब, तो देखो एक r से r कैंसिल आउट, r स्टार, तो सेम
वही प्रीवियस फॉर्म बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। हाँ तो ये अपन कह रहे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ हमें कई बार पूछा जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। कंपटीशन में भी इस फॉर्म का रिप्रेजेंट अपने को पूछा जाता है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है। डीबीपी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हमने यहाँ पे जो पी देखा बायोट-सावर्ट लॉ में बेटा, जो बी देखा उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कहाँ पर होगा। अगर ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे बेटा फील्ड की डायरेक्शन पूछा जाए तो कहाँ पे होगा, राइट हैंड इनवर्ड थंब रूल से राइट। इनवर्ड। गुड बेटा, यहाँ हाँ पे राइट हाँ हैंड इनवर्ड। इसको या राइट हैंड से पकड़ेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अंदर, तो इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगा। इनवर्ड को अपन क्रॉस से शो करते हैं। चलो अभी अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ये तो बायोट-सावर्ट लॉ हो गया। अभी अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ ये हम देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying circular coil। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये जैसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इसमें अपन कह रहे करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही है। ये बेटा करंट आई फ्लो हो रही है। सर्कुलर करंट ऑफ रेडियस आर के इक्वल है, ये आर है, ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है और अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक एलिमेंट अपने लिया, इस रिंग का एक एलिमेंट लिया, ये एक एलिमेंट है डीएल लेंथ का और डीएल की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन डीएल वेक्टर है, ये करंट की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन ले लिया, करंट भी सेम डायरेक्शन में है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इस डीएल एलिमेंट, ये रेडियस डिस्टेंस बेटा इसकी आर है और एंगल अपन कह रहे कितना है 90 डिग्री। तो हम कह रहे कि रिंग है वो स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई है। इस गिवन एलिमेंट डीएल के कारण ओ पॉइंट पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी बी पी मतलब पी ओ सेंटर पर है और फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो साइन 90 अपॉन रेडियस आर तो आर का स्क्वायर हो। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें। सर आपने 90 डिग्री कहा से। तो टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, या तो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं या डीएल डीएल एलिमेंट सबके कारण अपन फाइंड करेंगे उसको सम कर देंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर बी नॉट फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा डी बी नॉट। एक स्मॉल एलिमेंट के कारण फाइंड किया, सबको ऐड करना, सिग्मा नोटेशन का मतलब सबका सम करना है। तो यहाँ से अपने को मिला सिग्मा बी डी बी नॉट को हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया और सिग्मा डी एल।
बोलो बेटा डीएल डीएल ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा डीएल की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू n turns of circular coil। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स है और उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो हम कहेंगे बी नॉट इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नॉट इक्वल टू n म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying circular arc, current carrying circular arc, एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। जैसे इस टाइप से बेटा एक सर्कुलर आर्क है, सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है और इसमें करंट आई है, आई कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है, रेडियस इसकी आर के इक्वल है, रेडियस जो है वो आर के इक्वल है और ओ पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ओ पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं बी नॉट दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड डिवाइडेड बाय इनटू थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा और फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस से अपन शो करेंगे। ये एज ए शॉर्टकट एज ए फॉर्मूला अपन इसको याद रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं रखेंगे, रेडियन में अपन रखेंगे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये अपन कह रहे कि सर्कुलर एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। अपने को कहा गया कि फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या वो अपने को फाइंड करना। नेक्स्ट जैसे ये एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, रेडियस आर के इक्वल है, करंट आई फ्लो हो रहा है और हमें कहा गया कि फाइंड बी नॉट, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या वो फाइंड करना। वैल्यू पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4r का और डायरेक्शन इनवर्ड, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। सेकेंड का जो आप कह रहे हो वो सही है, सेकेंड का अपन कहेंगे बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा की वैल्यू बेटा पाई बाय 2 और ये 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट और डायरेक्शन इसमें भी इनवर्ड है, तो बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r और डायरेक्शन इनवर्ड है, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a circular current carrying coil, circular current carrying coil at an axial point, at an axial point, एक्सिस पर अपन कह रहे कोई पॉइंट है और वहां पे अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना।
जैसे ये बेटा अपन कैरी की एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है, और इस टाइप से अपन कैरी की एक्सिस है। ये एक्सिस है और एक्सिस पर अपन कैरी की कोई पॉइंट है, इसमें करंट है वो आई फ्लो हो रही है कुछ इस टाइप से। ये इसका सेंटर O है, रेडियस R के इक्वल है, ये रेडियस R है। इसके कारण एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर, ये जैसे सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। पहले इसको समझना कैसे अपन एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बाद में नोट करना। फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि DL एलिमेंट है वो इधर है, और इस डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं डायग्राम को सही से ड्रॉ करने के लिए मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। करंट हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, नहीं तो क्या वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये DL है, फील्ड इंटेंसिटी टेंजेंशियल है, तो DL इधर होगा। फील्ड इंटेंसिटी नहीं, डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, और करंट की डायरेक्शन टेंजेंट के अलावा, ये DL हो गया। अब इस एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पे फील्ड की बात करें तो ये फील्ड जो है ये इस P पॉइंट पर अपन फाइंड कर रहे हैं। अब बेटा देखो, ये DL जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, ये रिंग ऐसे रखी है, DL अपन कह रहे कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और जो हमने डायरेक्शन देखा था फील्ड इंटेंस वेक्टर फॉर्म जो अपने डिस्कस किया था, तो वेक्टर फॉर्म अपने पास क्या था, DBP इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस R वेक्टर उठा अपॉन R क्यूब। और DL क्रॉस R क्या शो करता है, DL वेक्टर जो बाहर की तरफ है और P पॉइंट का पोर्शन इधर है, तो DL क्रॉस R मतलब DL और R से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जो R वेक्टर है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री। ये हमने कहा कि DB1 के इक्वल है, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर होगा। इस फॉर्मेट से बेटा, जैसे A क्रॉस B अगर अपन फाइंड करते हैं तो हम क्या कहते थे, वेक्टर में हमने पढ़ा था A क्रॉस B is the vector which is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। A और B वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे DL और R वेक्टर के प्लेन से बनने वाले, अच्छा DL और R से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। अभी अपन कह रहे कि इसको रिजॉल्व करें बेटा, तो इसको हम परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन और x डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, ये y डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे सपोज बेटा एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फर्दर थीटा हो गया। DB1 का ये कंपोनेंट DB1 cos थीटा होगा, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट DB1 sin थीटा के इक्वल होगा। उसी टाइप से दूसरा अपन कह रहे कि एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, और इसके कारण बेटा अपन कह रहे कि ये P पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर हो गया, और उसके परपेंडिकुलर अपन वेक्टर ले रहे हैं, तो ये इसके परपेंडिकुलर, इसको हमने DB2 का, ये DB2 है, इसको भी अगर अपन रिजॉल्व करें तो ज्योमेट्री से बेटा ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। DB2 का ये कंपोनेंट कितना होगा, थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता, तो DB2 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में ये हो गया DB2 साइन थीटा। और यहाँ पे बेटा ये R है, ये x है, तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ये भी डिस्टेंस क्या होगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो DL इधर होगा, अंदर की तरफ है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि DB1 और DB2 इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा।
और मैग्नीट्यूड होगा कितना, तो हम ये लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल, थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें मिला रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये डी बी वन और डी बी टू का मैग्नीट्यूड है, और उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। यस, इसको नोट करो। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो बी वाई में अगर अपन देखें तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा डी बी वन कॉस थीटा माइनस डी बी टू कॉस थीटा, और डी बी वन कॉस थीटा माइनस डी बी टू कॉस थीटा, और नेट 0 के इक्वल होगा। तो वाई डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी 0। अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करें, इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में अपन कहेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी बी एक्स, और सभी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है और उसको ऐड करना, तो डी सिग्मा डी बी वन साइन थीटा के इक्वल होगा, है ना। दो एलिमेंट लेंगे तो अपन डी बी वन साइन थीटा और डी बी टू साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन कह रहे कि हम सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंपल अपने डी बी वन साइन थीटा यहाँ पे लिया, और वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है। डी बी वन को अपने लिखा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं इस ज्योमेट्री से, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रेडियस आर के इक्वल है, अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, म्यू नॉट आई आर कांस्टेंट बाहर हो गया, एंड 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई सिग्मा डी एल। और सिग्मा डी एल को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने देखा था, टोटल लेंथ मतलब 2 पाई आर। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिला बी एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर के इक्वल होगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल। ये एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी है। तो पी पॉइंट पर अगर नेट फील्ड इंटेंसिटी देखें, वो एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब बी एक्स आई कैप होगा, और उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में किस टाइप से कर्व होगा। तो देखो कर्व कैसे प्लॉट करेंगे। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये बी पी हो गया, और ये डिस्टेंस एक्स हो गया। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे रिलेशन अपने पास बी पी क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल है। इसमें x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो जब x 0 रखा तो अपने को फील्ड इंटेंसिटी बी पी वो मिला म्यू नॉट आई, एक्स को 0 आर क्यूब, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के इक्वल होगा, मतलब सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपन कह रहे कुछ इस टाइप से, ऐसे अपन कह रहे कि
फिल इंटेंसिटी का ग्राफ होगा। x इक्वल्स टू इधर से प्लस r/2 और x इक्वल्स टू माइनस r/2। ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा, उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। ये दो पॉइंट ऐसे जहां पे ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो उसको अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। तो ये फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। और हमें पूछा गया कि फाइंड बी नॉट, सेंटर पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर के इक्वल होगा। एंड अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, हमें मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं मोड ऑफ बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और cos 90 की वैल्यू 0 हो गया। और b1 और b2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो b1 और b2 का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो b2 दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r उसका स्क्वायर हो गया प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r उसका स्क्वायर और अंडर रूट, मीन्स फाइनली वी विल गेट रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि सेंटर पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा, रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 वो फाइंड करना। कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ रेडियस r1 एंड r2 है और दोनों में करंट i1 i2 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फ्लो हो रही है, तो b नॉट कितना है वो फाइंड करना। Yes, no. चलो वन मोर एग्जांपल, a circular coil of radius circular coil of radius 0.1 meter has 100 turns and carries a current of 0.1 ampere. The intensity of magnetic field at the center of the coil will be A 6.28 into 10⁻⁻⁴ Newton upon ampere meter, B 62.8 into 10⁻⁻⁴ Newton upon ampere into meter, C 6.28 into 10⁻⁵ Newton upon ampere into meter, and D 62.8 into 10⁻⁵ Newton into Newton upon ampere meter. नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है। R जो है वो हमें गिवन है 0.1, तो 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 पाई, 2 इंटू पाई, पाई को हमने 3.14 लिख दिया इंटू 10s पावर माइनस 3 और -4 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10s पावर -4, और उसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं।
लिव हो रही है बेटा, आउट हो रही है। ये अपन कह रहे कि वी पोटेंशियल की बैटरी है। और अपने को पूछा गया है अपने को फाइंड करना है कि ये जैसे अपने पास सेंटर है, इसकी रेडियस आर के इक्वल है, रेडियस आर है। ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि सपोज पी है, या इसको ए ले लो, ए बी सी और ये डी है। और हमें कहा गया है कि फाइंड पी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर फाइंड करना है। बी नॉट अगर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं बी टू आउटवर्ड पॉजिटिव है माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन, ये फील्ड इंटेंसिटी हो गया। बी टू को क्या लिख सकते हैं, तो बी टू को हमने लिखा, हाँ सपोज बेटा ये एंगल थीटा वन है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा टू है ना। सर्कुलर आर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो बी टू को अपने लिखा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू आर, एंगल को अपने लिखा थीटा, सॉरी ये थीटा टू, आई टू वाला थीटा टू ले लो और इसको थीटा वन ले लो, जिसमें करंट आई वन है उसको थीटा वन। तो ये हमने लिखा थीटा टू अपॉन टू पाई माइनस म्यू नॉट आई वन अपॉन टू आर थीटा वन अपॉन टू पाई। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट। सर डायरेक्शन का फिर से आप बता यस, सकते हो? डायरेक्शन देखो, ए बी सी में अगर राइट हैंड थंब से, राइट हैंड से अपन इसको होल्ड करेंगे और थंब करंट की डायरेक्शन में है तो फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, ओ पॉइंट पर फिंगर अंदर की तरफ जाएगी, तो डायरेक्शन अंदर यस। की तरफ हो गया। ए डी सी में करंट आई टू की डायरेक्शन है, उसको होल्ड करेंगे तो फिंगर ओ पॉइंट पर फिंगर आउटवर्ड आएगी। हाँ। तो इसलिए हमने कहा कि आउटवर्ड डायरेक्शन बी टू आउटवर्ड हो गया और बी वन इनवर्ड हो गया। बी टू जो अपने अच्छा लिया, हाँ। बी टू, बी टू उसकी डायरेक्शन हमने कहा आउटवर्ड है, ये डॉट है, और बी वन उसकी डायरेक्शन क्रॉस है, ये इनवर्ड है। दूसरा तरीका क्या है, राइट हैंड पाम को करंट की डायरेक्शन में टर्न करो बेटा। तो देखो ए बी सी के अलोंग में राइट हैंड पाम को घुमाऊंगा तो थंब कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो हाँ। तो फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। फिर ए डी सी के अलोंग राइट हैंड पाम को टर्न करो बेटा, तो थंब कहाँ पे है, अपवर्ड है, तो फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्लियर। ओके। चलो अभी अपन कह रहे हैं कि यहाँ से बेटा इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें से कॉमन है उसको बाहर ले लिया, म्यू नॉट फोर पाई आर, ये मैंने कॉमन बाहर ले लिया। और यहाँ पे अपने को मिला आई टू थीटा टू माइनस आई वन थीटा वन, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर इंटू आई टू थीटा टू माइनस आई वन थीटा वन के इक्वल होगा। अभी बेटा मुझे आई टू थीटा टू और आई वन थीटा वन फाइंड करना है, तो वो कैसे अपन फाइंड करेंगे। करंट को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे थीटा वन उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा आर्क अपॉन रेडियस एल वन अपॉन आर हो गया, एंड थीटा टू उसको हमने लिखा एल टू अपॉन आर। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें। इसकी आर्क लेंथ मैंने एल टू ले लिया और इसका आर्क वन मैंने एल वन ले लिया, तो थीटा वन को मैंने आर्क अपॉन रेडियस एल वन अपॉन आर लिख लिया, थीटा टू को एल टू अपॉन आर ले लिया। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हमें मिला म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर आई टू, इसको हमने लिखा एल टू अपॉन आर माइनस आई वन एल वन अपॉन आर, आर फर्दर कॉमन आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर आई टू एल टू माइनस आई वन एल वन, ये अपन कह रहे कि बी नॉट के इक्वल होगा, दोनों सेम है।
और पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो I1 इंटू रेजिस्टेंस को R1 लिखा, VADC I2 इंटू रेजिस्टेंस R2 लिखा। I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है बेटा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो L1 अपॉन ए। रो अपन कह रहे कि इसका रेजिस्टिविटी है, और इसको बेटा आपने लिखा I2, और R2 को क्या लिख सकते हैं, रो L2 अपॉन ए। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? सर इसमें A1 ये नहीं होगा, A सेम होगा। ए सेम है ना बेटा, सेम जो रिंग है वो तो एक ही है, कॉमन रिंग है, उसका क्रॉस सेक्शन भी अच्छा एक ही। वो पूरा रिंग। हाँ, रिंग है वो होमोजीनियस है, मतलब अपन कह रहे कि उसका क्रॉस सेक्शन सभी जगह सेम है, इसलिए हमने ए को सेम ले लिया, और सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसलिए मैंने रेजिस्टिविटी भी सेम ले लिया। तो I1 रो L1 अपॉन ए इक्वल्स टू बेटा I2 रो L2 अपॉन ए के इक्वल होगा। ए से ए कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या मिला अपने को, I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 है बेटा। अभी देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली बेटा, इसको हम कह रहे कि इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, बी नॉट जीरो मिलेगा। भाई I2 हाँ L2 माइनस I1 L1 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि I2 L2 माइनस I1 L1 इक्वल्स टू जीरो है। इसको हमने इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। तो अभी हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और इक्वेशन 1 एंड 2 से अपने को मिला P नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब सेंटर पर फिल इंटेंसिटी जीरो होगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे अपने को याद रखना है, तो हम कहेंगे कि जब भी कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है या कुछ भी क्लोज लूप है, उसमें एक पॉइंट से करंट अगर इन हो रही है, दूसरे पॉइंट से करंट आउट हो रही है, और सेंटर पर अगर फील्ड पूछा जाए तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो के इक्वल होगा। एक पॉइंट से करंट सर कोई इन, भी शेप, क्या कह रहे हो? कोई भी शेप, हाँ कोई भी शेप हो, अगर स्क्वायर है तो फिर कोई भी शेप। जैसे सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं, जब हम यहाँ पे स्ट्रेट वायर का फाइंड कर लेंगे तब उसको भी हम प्रूव करेंगे। जैसे इस टाइप से स्क्वायर है या रेक्टेंगल कुछ भी है, और हम कह रहे कि एक पॉइंट से करंट इन हो रहा, दूसरे पॉइंट से करंट आउट हो रहा है, और सेंटर पर फील्ड पूछा गया है, तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। अगर ट्राइंगल शेप में है तो भी जीरो होगा। सर्कुलर रिंग जैसे अपने पास है कुछ इस टाइप से, ये बेटा सर्कुलर रिंग है, और उस सर्कुलर रिंग में फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, ये जैसे अपन कह रहे कि करंट कुछ इस टाइप से है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना। तो करंट अपन कह रहे कि कुछ इस टाइप से इसमें फ्लो हो रही है, तो इसमें बेटा फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह इसको अगर अपन ट्रीट करें, तो इसमें फील्ड ऐसे हुआ, इसमें बेटा फील्ड ऐसे होगा। इसमें फील्ड ऐसे है, और
कैसे रिंग के? हाँ, एक रिंग है और रिंग के कारण फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से बनेगा। अभी बेटा ये जो फील्ड लाइंस है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जैसे अपन कह रहे कि एक मैग्नेट अगर हम ड्रॉ करें बेटा, ये जैसे एक मैग्नेट हो गया और इस मैग्नेट के कारण मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ से आउट होती है ना। मतलब अपन कह रहे कि यहाँ से फील्ड लाइंस आउट होगी, साउथ में एंटर करेगा, ऐसे बेटा क्लोज लूप बनेगा। यहाँ से नॉर्थ में बाहर निकलेगी और ये साउथ में एंटर करेगा। और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ होती है, ऐसे अपन कह रहे कि इसका फील्ड लाइंस होगा। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से फील्ड लाइंस है कि यहाँ से स्ट्रेट इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, और ऐसे अपन इसको ले सकते हैं। तो अभी अपन कहेंगे कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल है, वो बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे नोट करके अपन लिख सकते हैं ए सर्कुलर current carrying coil behaves like a magnetic dipole, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा बेटा क्या होता है, साउथ पोल। तो जब भी अपन कैरी के करंट कैरिंग कोइल की बात करें, वो करंट कैरिंग कोइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे, ये जैसे अपने का कि कोइल है, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है। ये बेटा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें बेटा ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो साइड है वो नॉर्थ पोल होगा और इधर वाला अपन कह रहे कि साउथ पोल होगा। ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब अपने को क्या करना है कि साउथ होगा या नॉर्थ वो पता लगाने के लिए हम एस अगर ड्रॉ किया है और एस की डायरेक्शन में, मतलब अपन कह रहे कि ये एस के टर्मिनल की डायरेक्शन में करंट हो तो साउथ पोल होगा, और नॉर्थ के टर्मिनल की डायरेक्शन में करंट हो तो नॉर्थ पोल होगा। जैसे इसी के सर, अंदर, यस देखो इधर, ये जैसे अपन कह रहे कि एक सर्कुलर कॉइल है और दूसरा कॉइल ये है, इसमें करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं इसमें एक एस ड्रॉ करता हूँ। तो देखो एस की जो टर्मिनल की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, तो वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और इसमें बेटा अपन कह रहे कि नॉर्थ है, क्लॉकवाइज है, इसमें मैंने एन ड्रॉ किया और एन की टर्मिनल, जैसे अपन कह रहे कि इसमें ये बेटा एन का टर्मिनल की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन भी इधर, एन के टर्मिनल की डायरेक्शन इधर, इधर भी करंट की डायरेक्शन, तो ये अपन कह रहे नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अगर हम साउथ पोल की तरफ बात करें तो ये जैसे क्लॉकवाइज में ये साउथ का टर्मिनल और करंट की डायरेक्शन सेम, साउथ एस का टर्मिनल और ये करंट की डायरेक्शन सेम, तो ये साउथ पोल होगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नॉर्थ पोल होगा। और जब आगे वाला पोर्शन साउथ है तो पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल है तो दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। तो फ्रंट अगर साउथ है तो बैक कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। फ्रंट अगर नॉर्थ है तो बैक कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। ये अपन फाइंड करेंगे। यस, ये डेरिवेशन आपको मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट फिर भी अपन कह रहे हैं कि जब हम रेफरेंस बुक सॉल्व करते हैं तो उसमें इसका रिलेशन अपने को कभी कभार यूज होता है। उसका जो रिजल्ट प्रूफ होगा, मतलब रिजल्ट होगा, वो अपन यूज करेंगे, प्रूफ को अपन यूज नहीं करते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज ए बी है, ये ए है, ये बी है,
इसमें करंट है वो I फ्लो हो रहा है। अब इस कंडक्टर से x डिस्टेंस पर या अपन कह रहे कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट अपने P लिया और ये P पॉइंट पर अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? मैंने इस B पॉइंट को P से मीट करवाया और A पॉइंट को भी B से मीट करवाया। P पॉइंट से A और B को मीट करवाया है। सपोज अपन कह रहे कि A वाला जो पार्ट है वो थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, इसको थीटा एंगल लिया θ1 और ये एंगल θ2 के इक्वल है। अभी मुझे P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। ध्यान से बेटा समझना एलिमेंट अपन कैसे लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से एक y डिस्टेंस पर dy थिकनेस का एक लेंथ एलिमेंट लिया, y डिस्टेंस पर एक dy थिकनेस का लेंथ एलिमेंट लिया, ये dy है, ये बेटा y है। अभी अपन कह रहे कि इस dy ये जो पॉइंट है यहाँ से अपन कह रहे सपोज ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि अल्फा है, जो dy है वो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। dl बेटा इस डायरेक्शन में होगा इसका वेक्टर और मुझे ये एंगल फाइंड करना। तो ये एंगल क्या होगा? ये अल्फा है, ये 90 है, ये एंगल अपने पास 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल 90 प्लस अल्फा के इक्वल होगा। अभी इसके कारण P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड करेंगे। तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस बेटा r है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बेटा साइन अल्फा, और साइन अल्फा किस आर कौन सा है? r बेटा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो r लिया, ये डिस्टेंस r है, ओके। ये डिस्टेंस r के इक्वल है। और अगर हम साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेटा हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस को अपन लिख सकते हैं y अपॉन साइन अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y cosec अल्फा, y cosec अल्फा। तो ये जो डिस्टेंस है वो y cosec अल्फा के इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस। मुझे बेटा इस एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना, तो मैं ये कह सकता हूँ dBp दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट I है, लेंथ dy है, दोनों के बीच में एंगल साइन 90 प्लस अल्फा है, अपॉन ये हमने लिखा बेटा y cosec अल्फा और उसका होल स्क्वायर के इक्वल है। और उसको अपन फर्दर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और साइन 90 प्लस अल्फा बेटा कॉस अल्फा हो गया, अपॉन वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर गया तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा और ये डी वाई हो गया। अभी देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहले इसका समझना कैसे अपन एलिमेंट ले रहे हैं। इसमें दो वेरिएबल है, एक y है और दूसरा cos अल्फा है। तो मुझे यहाँ पर y को कन्वर्ट करना है अल्फा के फॉर्म में, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो tan अल्फा को आपने लिखा परपेंडिकुलर y अपॉन बेस r के इक्वल होगा। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिला? r tan अल्फा, y इक्वल्स टू r tan अल्फा के इक्वल होगा। तो इसको अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो y का डिफरेंशिएशन dy हो गया, r सेम एज इट इज tan अल्फा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा के इक्वल होगा।
बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? तो वो थर्ड स्टेप में हमने क्या लिखा है? थर्ड स्टेप लाइक में प्रॉपर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 90 प्लस अल्फा जो है उसको कॉस अल्फा लिखा, साइन 90 प्लस अल्फा दैट बिकम्स कॉस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन एंगल फॉर्मूला से अपने लिया कॉस अल्फा, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर कॉस अल्फा, अल्फा डॉट साइन। साइन साइन स्क्वायर अल्फा बताइए, ये जो हमने लिया कॉसेक अल्फा, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा जो है उसको हम साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा लिया। क्लियर? यस। तो यहाँ पे बेटा अपन ने डी वाई उसको लिखा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो मैं इस गिवन इक्वेशन में y की जगह आर टेन अल्फा पुट करता हूँ, तो देखो क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमने लिखा, और ये आई सेम एज इट इज है, कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा सेम एज इट इज, डी वाई को अपने लिखा आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, और यहाँ से बेटा अपने को मिला y को आर स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अभी अपन कह रहे कि टेन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई हो गया, कॉस अल्फा हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा है, और ये डी अल्फा है, नीचे आर हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट मतलब पूरा का पूरा जो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। नोट करो यहाँ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन 4 पाई आर के इक्वल हो। अभी टोटल फील्ड फाइंड करना है तो हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम इनवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन अपन कह रहे कि अंदर की तरफ होगा, तो सबकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसलिए सिंपल उसको इंटीग्रेट करेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, एंड कॉस अल्फा डी अल्फा, अल्फा कहाँ से कहाँ, तो हम लिखेंगे माइनस 5 2 to 5 1, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको नेगेटिव लेंगे तो अपर डायरेक्शन पॉजिटिव। ये जो अपने यहाँ पर डायरेक्शन जो लिया है ये एंगल नीचे की तरफ है, जिसको हमने नेगेटिव लिया, तो अपर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो -5 2 to 5 1। अभी यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू -5 2 to 5 1 है, और उसको अपन वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये हमें मिला साइन 5 1 माइनस साइन ऑफ -5 2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन ऑफ -5 2 उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से लिख सकते हैं माइनस साइन 5 2, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 के इक्वल हो। ये अपने पास पी पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा इसको अपन याद रखेंगे, और डायरेक्शन इनवर्ट होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 1 प्लस साइन 2 के इक्वल होगा।
क्लियर? यस सर। चलो अभी अपन कह रहे कि इसमें कुछ केस स्टडी करेंगे। केस वन में बेटा अपन कह रहे कि फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बेटा, इनफाइनाइट वायर, और जब इनफाइनाइट वायर है तो वायर बेटा कुछ इस टाइप से अपन उसको लिख सकते हैं, ये इनफाइनाइट है, दोनों तरफ से अपन कह रहे कि इंफिनिटी तक जा रहा है और करंट कैरिंग है, और हमें कहा गया है कि इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है। जब इनफाइनाइट होगा उस केस में θ1 या φ1 और φ2 उस दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा, वो इन्फिनिटी पे मिलेगा बेटा दोनों पॉइंट। इन्फिनिटी है तो ये जो लाइन है वो इन्फिनिटी पर इसको मीट करेगा बेटा 90 डिग्री। तो जब साइन φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री हैं तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को उसको याद रखेंगे। फिर केस टू में अपन कहेंगे कि फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट जैसे अपन कह रहे कि एक एंड से इंफिनिटी है, ये जैसे वायर है एक एंड से इंफिनिटी है और इस एंड के इस परपेंडिकुलर पॉइंट, ये जैसे P पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि r डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करना। तो उस केस में अपन कह रहे कि एक एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा और दूसरा एंगल क्या होगा, 0। तो φ1 है वो 0 के इक्वल होगा एंड φ2 को अपन 90 डिग्री रखेंगे। तब अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी जो है P पॉइंट पर वो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr के इक्वल होगा। P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr के इक्वल होगा। केस 3 और केस 3 हमारे पास है, ये जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके एक्सिस पर ही एक पॉइंट P लिया। ये अपन कह रहे कि P पॉइंट है वो एक्सिस पर ही है और इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, इसके एंड से r डिस्टेंस पर है। जब एक्सिस पर होगा उस केस में φ1 और φ2 दोनों बेटा 0 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि φ1 भी इस पॉइंट पे मिलेगा और φ2 दूसरे एंड पर, तो दोनों ही 0 डिग्री हो गया। और उस केस में अपन कह रहे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो ये तीनों केस अपने को याद रखने हैं। एक तो अपने देखा फाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। दूसरा हमने कहा इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तीसरा हमने कहा कि सेमी इनफाइनाइट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। और तीसरा हमने देखा कि अगर इनफाइनाइट है या फाइनाइट है बट उसके एक्सिस पर है ना, तो फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 के इक्वल होगी। तो आज हम इतना ही देखेंगे।